सबसे पहले मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निपटाना चाहता हूँ, इन्फोसिस के नंबर्स। ठीक है, हालांकि वॉर अपडेट भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन्फोसिस एक बेलवेदर है हमारे लिए, और हमेशा इन्फोसिस के नंबर वाले दिन हम सबसे पहले इन्फोसिस के साथ ही शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, कल इन्फोसिस का एडीआर जब शुरुआत हुई तो 5% नीचे था। मैं थोड़ा हैरान था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि 5% गिरने वाला कोई मामला था। फाइनली जाते जाते हम करीब करीब 2.5% नीचे बंद हुए। लेकिन नंबर खराब है, लेकिन डिजास्टर नहीं है, मतलब हाउलर नहीं है। ऐसे नंबर नहीं है कि जिससे स्टॉक वापस 900-950 के जोन में आ जाए, या जो 52 वीक लो है उसकी रेंज में आ जाए। देखिए, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम तो एक थ्योरी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा व्यू है हम वो बता सकते हैं। तो 52 वीक लो था इसका करीब करीब 982 का। मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी अब ये इसके आसपास थोड़ा सा इसमें सपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दिक्कत क्या है कि ऑर्गेनिक ग्रोथ सिर्फ माइनस, ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या डी ग्रोथ ही हो गई है, तो हम लिख देते हैं ग्रोथ -0.1%। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1.1% थी, हम 2 पॉइंट समथिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे इसमें भी, लेकिन 1% में भी 1.1% तो एक्विजिशंस की वजह से आया है। तो जो खुद इन्फोसिस काम करता है उसमें -0.1% है। जो कंपनी आपने खरीद ली उनके थ्रू 1% की ग्रोथ आई। इसको सिंपल इस तरीके से देखें। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें, एक बड़ा क्लाइंट उनका खत्म हुआ, उसकी वजह से मार्जिन पर 50 बेसिस पॉइंट का एक ओवरऑल उनके 50 बेसिस पॉइंट का एक इम्पैक्ट आया उनके नंबर्स पर। अच्छा, FY27 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है, जो वो गाइडेंस है, वो भी इन्होंने कम की है, 1.5 to 3% की है। उसमें अपर एंड पर फोकस करने की ज़रूरत है वैसे भी, लेकिन अपर एंड का शायद इनके लिए कोई इतना मायने था नहीं, लेकिन फिर भी वो जो 3.5 था उसको 3 कर दिया। अच्छी बात है कि कम से कम लोअर एंड नहीं छेड़ा है, वो 1.5% ही रखा है इसमें। लेकिन एक्विजिशन शामिल है, अगर आप देखेंगे तो स्टेटस और ऑप्टिमम, इनका करीब करीब 1.7% का एक जो इम्पैक्ट है वो इसमें शामिल है। दिक्कत कहाँ है, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ में गाइडेंस की कटौती है ना, वो एस्टिमेट से ज़्यादा है। वो उसका जो मिड पॉइंट उन्होंने कट किया है वो 170 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.7% से किया है, वो अनुमान से थोड़ा ज़्यादा है। इन कंपनियों ने अब एक नई चीज़ देनी शुरू की है कि हमारा AI से कितना रेवेन्यू आ रहा है। आपको याद होगा TCS ने बताया था उनका AI से 8.6% अब रेवेन्यू हो चुका है। इन्फोसिस का भी मोर और लेस करीब करीब 8.2% के करीब है, और तिमाही आधार पर डबल डिजिट ग्रोथ है। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो AI बिजनेस है, ताकत अब वहीं पर है, कंपनियों को उनमें ट्रांजिशन करना पड़ेगा, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन नंबर्स के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, उनके CEO जो हैं सलिल पारिक। अच्छा, सलिल पारिक की लेगेसी बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सलिल पारिक तब आए जब विशाल सिक्का छोड़कर गए थे, बोर्ड रूम बैटल चल रही थी, सबको पता है क्या हो रहा था इन्फोसिस के बोर्ड रूम में उस समय। और सलिल पारिक के टर्म को ना मैं 2 तरीके से देखता हूँ। पहला टर्म जो उनका था ग्लोरियस, उन्होंने कंपनी को स्टेबलाइज किया, स्टॉक में ज़बरदस्त अपमूव आया, लगातार स्टॉक ने लीडरशिप ली, आउट परफॉर्म किया, और निफ्टी से भी ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई आपको फर्स्ट टर्म में उनका। जो उनका सेकंड टर्म है, अब इनका 5 साल का चार्ट रखिएगा, और तो यहाँ पर काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस आई और स्टॉक जो है वो मल्टी ईयर लोज पर आया। लेकिन जो नए CEO हैं आशीष कुमार दास, ठीक है, अब आशीष कुमार दास जो हैं वो नए CEO बनाए गए हैं, और उनको तुरंत फैसला तुरंत प्रभाव से लागू है, और कंपनी में 30 साल से ज़्यादा से हैं वो। और एक जिसे कहते हैं ना कि एक इन्फोसिस की पहले एक पॉलिसी होती थी कि शुरू में कि सिर्फ को फाउंडर ही CEO होगा। यही कारण था कि उस समय मोहनदास पाई नहीं CEO बन पाए थे, क्योंकि जबकि वो सबसे ज़्यादा एबल कैंडिडेट थे उस समय पर। उसके बाद पॉलिसी चेंज हो गई। ठीक है, तो अब नंदन नीलेकनी ने जो बयान दिया है ना, आई थिंक वो थोड़ा मार्केट ने उसको शायद पॉजिटिवली लिया है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड चाहता था कि अगला CEO थोड़ा बोल्ड कदम उठाने वाला हो। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सलिल पारिक वो नहीं कर रहे थे, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन जो भी है, अब इन्फोसिस पर अगर आप देखें, अगर ब्रोकरेज हाउसेस के क्या व्यूज आए हैं, HSBC ने रेटिंग जो है वो घटाकर होल्ड की है। लक्ष्य 1110 का, पहले 1340 का था। JP मॉर्गन ने भी रेटिंग कट की, न्यूट्रल की, टारगेट 1050 का है। CLSA के आउट परफॉर्म की रेटिंग है, टारगेट 1109 का है, और नमूरा की बाय की रेटिंग है, टारगेट 1290 का है। मोटा मोटी, लेकिन बात क्या है, किसी को नहीं पता फ्रैंकली कि ये 1000 जाएगा या 1200 जाएगा, है ना। तो इसके लिए सब गेस वर्क है बेसिकली, है ना। अब इन्फोसिस की पोजीशनिंग पर आते हैं। इन्फोसिस की पोजीशनिंग जो है ना, इस हफ्ते स्टॉक ऑलरेडी 4.5% नीचे है, लेकिन इस महीने 4.5% ऊपर है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको एक डायकोटमी इस समय दिखाई देगी यहाँ पर स्टॉक में। ठीक है, तो
क्यों ये बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो इस महीने का हाई है और जो इस महीने का लो है, 982 का लो है, 1116 का हाई है। मेरा मानना ये है कि अनलेस समथिंग डिजास्टर्स हैपेंस ग्लोबली, या अनलेस कुछ बड़ा पॉजिटिव हो जाए ग्लोबल डेवलपमेंट में, स्टॉक की एक रेंज बन चुकी है अब, जहाँ पर लोअर साइड पर 980, किसी दिन पैनिक हो गया तो 960, अपर एंड पर ये 1120, किसी दिन बहुत ज़्यादा मार्केट उसमें हुआ तो 1150। ये एक रेंज बन चुकी है अब इन्फोसिस के कुछ समय के लिए, और इस रेंज में इन्फोसिस रहेगा, और कुछ समय के बाद हम इसकी बात करना बंद कर देंगे, भूल जाएंगे इसको। जिस सिर्फ एक अर्निंग सीजन के टाइम पर बात करते हैं, बेसिकली वो रह जाएगा। तो ये अपफ्रंट इन्फोसिस की बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले डिस्कस किया इन्फी के नंबर्स बड़े डिटेल में, बढ़िया तरीके से। मोटा मोटी शायद ये स्टॉक अब इस दायरे में, इस मंथ की अब तक जो ट्रेजेक्टरी थी उस दायरे में लार्जली फंसता हुआ नजर आएगा।